नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिनवर्ल्ड में। दोस्तों, आप में से जो लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि एनुअल रिपोर्ट में दो सेट ऑफ फाइनेंशियल दिए जाते हैं किसी भी कंपनी के, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है अपने डिसीजन मेकिंग में, और इसके अलावा मैं कुछ मार्केट से लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि अगर हम स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रीड करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं और अपने कैपिटल को गंदी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले जिन लोगों ने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए आई बटन में, बिकॉज वो आपकी हेल्प करेगा कि हमें किसी भी कंपनी के किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने होते हैं। दोस्तों, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस पोजीशन एक स्टैंड अलोन बेसिस पर देखना, बिना उसकी सब्सिडरीज को उसमें शामिल किए हुए। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने अपनी सब्सिडरी फॉर्म करी XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड का केवल इतना ही काम है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती रहती है डिफरेंट सब्सिडरीज में। जो एक्चुअल जो बिजनेस करती है वो उनकी सब्सिडरीज करती है। XYZ लिमिटेड है, DEF लिमिटेड है, किसी भी XYZ नाम से आप मान सकते हैं। तो अगर मैं एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा तो मैं देखूंगा उनके प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही मेजर आइटम रहेगा जो कि रेवेन्यू रहेगी उनकी, जो सब्सिडरीज जो डिविडेंड मिल रहा है उस कंपनी को वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर मैं उनकी बैलेंस शीट एनालाइज करूंगा एबीसी लिमिटेड का, तो मैं देखूंगा उनकी बैलेंस शीट में केवल एक ही सिग्निफिकेंट आइटम रहेगा असेट साइड, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड इन देयर सब्सिडरीज। दूसरी तरफ आइए दोस्तों, ऐसा हो सकता है जो सब्सिडरीज है एबीसी लिमिटेड की, XYZ लिमिटेड, ये सिग्निफिकेंट लॉसेज जनरेट कर रही हो अपने बिजनेस में। जब वो लॉसेज जनरेट कर रही हैं, अगर मैं एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस को उठाकर देखता हूं तो मुझे वहां पर वो लॉस कैप्चर होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन इन एक्चुअल XYZ लिमिटेड लॉस मेकिंग एंटिटी है। दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा हो सकता है अपने बिजनेस नीड्स के लिए XYZ लिमिटेड बहुत सारा मार्केट से डेट रेज करके अपनी बैलेंस शीट में कैरी कर रही है, लेकिन उस डेट का इंपैक्ट हमें एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं। दोस्तों, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है जब मैं किसी बिजनेस एज ए होल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस परफॉर्मेंस देखता हूं इंक्लूडिंग देयर सब्सिडरीज, तो वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो लोग नहीं जानते सब्सिडरीज क्या होती है, अगर एक कंपनी एबीसी लिमिटेड किसी दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड में मोर देन 50% अगर अपना स्टेक रखती है तो XYZ लिमिटेड बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी एबीसी लिमिटेड की। एबीसी लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग कंपनी एंड XYZ लिमिटेड हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। एबीसी लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो रहेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जैसे ही मैं XYZ को एबीसी से मिला देता हूं, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देता हूं, तो ये रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे फाइनेंशियल आइटम क्लब कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू दोनों कंपनियों को क्लब हो जाएगा, डेट है दोनों कंपनियों को क्लब हो जाएगा, प्रॉफिट है दोनों कंपनियों को क्लब हो जाएगा। सेम में जितने भी फाइनेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हो, बैलेंस शीट में हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो, वो तीनों कंबाइन कर दिए जाएंगे और एक सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के बाद अभी जो प्राइमरी सवाल खड़ा होता है, एज ए इन्वेस्टर हमें कौन सा दोनों में से स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए। दोस्तों, as an investor, as a prudent investor, I would prefer you always go for consolidated financial statements। क्यों? क्योंकि consolidated financial statements हमें उस कंपनी की सब्सिडरीज की एक बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बताता है सिंगल प्लेस पर। ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरीज लॉस मेकिंग हो, सब्सिडरीज में कोई बिजनेस ना हो, सब्सिडरीज में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। अगर हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो हम उन सब तथ्यों से
अनभिज्ञ रहेंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इस कंपनी में अंदर क्या हो रहा है। जैसे एबीसी लिमिटेड है, जिसका प्राइमरी काम है कि वो बाकी सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है। तो अगर मैं एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करूंगा तो मुझे वहां पर भी कुछ भी सिग्निफिकेंट आइटम नहीं दिखाई देंगे, और XYZ लिमिटेड का रीड करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आया हुआ है XYZ लिमिटेड में वो किस काम में लिया गया है, क्या उसका कोई अच्छा बिजनेस यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरी आप सभी को यही एडवाइस रहेगी, जब भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो प्रेफर कीजिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, उसी को फर्दर एनालाइज कीजिए। दोस्तों, इतना देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हमें ओनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान देना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसा देखने में आया है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर प्रेजेंट करते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। देखिए दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर, हमें कोशिश करना चाहिए स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने का, जिससे कि हम एक बेटर इंसाइट ले पाए उस कंपनी के बिजनेस के बारे में और हम समझ पाए कि क्या हमें उस कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहला, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एबीसी लिमिटेड जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसने पैसा इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी कंपनी XYZ लिमिटेड में, और XYZ लिमिटेड ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए मार्केट से, बैंक से डेट अपनी बुक्स में कैरी कर रही है। एज ए बैंकर, बैंक वाले कंडीशन लगा सकते हैं कि आप अपना पैसा अपनी होल्डिंग कंपनी को नहीं रेमिट करोगे जब तक कि आप हमारा डेट नहीं चुका देते। तो इस परिस्थिति में दोस्तों आप देखेंगे कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट रहेगा डेट का। डेट नलीफाई नहीं हो पाएगा कैश खड़ा होने के बावजूद भी सब्सिडरीज कंपनी में, और ये हम जब तक नहीं पता लगा सकते जब तक कि हम फर्दर डिग आउट नहीं करें उस कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आइए मैं अब आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर डिफरेंसेस देखे गए हैं स्टैंड अलोन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि वो गलत डिफरेंसेस है या फिर हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए दिखाना चाहता हूं कि कैसे स्टैंड अलोन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट होता है और कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे सामने 2015 की टोरेंट फार्मा की एनुअल रिपोर्ट है। चलिए मैं फटाफट इस एनुअल रिपोर्ट में आगे बढ़ता हूं और दिखाता हूं आपको कि कैसे अगर हम स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो हम एक बेटर इंसाइट ले सकते हैं उस कंपनी के बारे में। पहले मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक आइटम दिखाता हूँ आपको, जो कि पेज नंबर 77 पर हमें अवेलेबल है। मैं चलता हूँ इनकी बैलेंस शीट में। देखिए दोस्तों, ये है बैलेंस शीट अवेलेबल है मेरे पास सब टोरेंट फार्मा की 2015 की। इसमें आप ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट देखिए जो इन्हें स्टैंड अलोन बेसिस पर अपने पार्टी से रिसीव करना है। उसका समेशन है टोटल 1194 करोड़ रुपए। आइए इसके जरा नोट्स टू अकाउंट में मैं दिखाता हूँ एक बार 13 नोट्स टू अकाउंट में क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट में डेट्स जो कि 6 महीने से ज्यादा ड्यू है वो टोटल दिखाए गए हैं 222 करोड़ रुपए 31 मार्च 2015 की डेट में। दोस्तों इस फिगर को याद रखिएगा, 222 करोड़ रुपए हैं 31 मार्च 2015 की डेट में ट्रेड रिसीवेबल का, जो कि 6 महीने से ज्यादा ड्यू है। आइए मैं सेम फिगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर टोरेंट फार्मा के। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट है एंड दिस इज बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड एंड इसका जो ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों 14 नंबर पर है। 14 नंबर पर हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हियर यू कैन सी माय फ्रेंड ट्रेड रिसीवेबल कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो कि 6 महीने से ज्यादा है वो केवल और केवल दिखाए गए हैं 16 करोड़ रुपए। इसका मतलब है स्टैंड अलोन बेसिस पर उस टोरेंट फार्मा 222 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी से लेना था और जब मैंने इसको कंसोलिडेट कर दिया तो केवल मुझे 16 करोड़ दिखाई। दैट मींस जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो उसे अपनी सब्सिडरी से ही लेना है। सब्सिडरी जो सेल की हुई वहां से वो पैसा नहीं आ रहा। दोस्तों अगर मैं स्टैंड अलोन को रीड नहीं करता, यहाँ पे ओनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता तो मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता कि इस कंपनी टोरेंट फार्मा को अपनी सब्सिडरी से ही सिग्निफिकेंट अमाउंट लेना है, जो कि हमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद ही देख पाया। इसके अलावा मैं दूसरा आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूं। एशियन पेंट्स के मैं आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये मेरे सामने बैलेंस शीट अवेलेबल है एशियन पेंट्स लिमिटेड की। आप देख सकते हैं मैंने डेटर्स डेज कैलकुलेट किए हुए हैं एशियन पेंट्स के लिए। ये मुझे दिखा रहे हैं
कि मार्च 2019 के लिए एशियन पेंट्स के टोटल जो डेटर्स डेज थे 28 डेज, यानी 28 डेज में ऑन एन एवरेज एशियन पेंट लिमिटेड अपने डेटर्स को रिकवर कर लेती है। अगर मैं इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो इट हैज इंक्रीज टू 36 डेज। दैट मींस एशियन पेंट्स लिमिटेड तो 28 दिन में अपना पैसा ले लेती है, लेकिन जो उसकी सब्सिडरीज हैं वो 36 डेज लेती हैं ऑन एन एवरेज अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट करने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक नेगेटिव बात है। दिस इज गिविंग मी ए पर्सपेक्टिव कि एशियन पेंट्स एक बेटर मैनेज कंपनी है एज कंपेयर टू देयर सब्सिडरीज अच्छे से अपने डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर पा रही। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो में पहले भी कहा था, ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब भी कभी आपको डाउट हो, एक बेटर इंसाइट के लिए ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर स्टैंड अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे क्या होता है दोस्तों, एक हमें इंसाइट मिलता है उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी किस तरह का काम कर रही है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस कंपनी में। दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपकी कुछ क्वेरीज मैंने सॉल्व कर दी होंगी। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज छूट गई हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उन सभी का जवाब आपको दे दूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, जिससे उनकी भी ये सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएं। दोस्तों अगले वीडियो के लिए आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।